हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे सास SCSS के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में कि अगर सास SCSS का इंटरव्यू होता है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आपको किस तरीके से आंसर्स देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि व्हाट इज सास, कि भाई सास है क्या, या व्हाट इज SCSS कि SCSS क्या है। तो सास क्या है, सास की फुल फॉर्म है सिंथेटिकली ऑसम स्टाइल सीट। अब देखो, कुछ लोग इसको सैस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सास भी बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, आप इसे कुछ भी बोलो, मेन है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। तो सास की फुल फॉर्म है सिंथेटिकली ऑसम स्टाइल सीट। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये ऑसम है, मतलब कि ये आपको काफी सारे फीचर्स देता है जिसका यूज करके आप अपने नॉर्मल CSS कोड को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये आपको फीचर देता है वेरिएबल, लूप, कंडीशंस, फंक्शंस। इस तरीके के फीचर से क्या है, हम नॉर्मल CSS को काफी ज्यादा एडवांस, काफी ज्यादा रीयूजेबल बना सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं CSS का। इट इज आल्सो कॉल्ड प्री प्रोसेसर ऑफ CSS लैंग्वेज। CSS लैंग्वेज का प्री प्रोसेसर भी इसको बोला जाता है। तो मेन पर्पस ये होता है सास को पढ़ने का। कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर, डिजाइनर सास को इसलिए पढ़ता है कि वो जो नॉर्मल CSS फाइल बना रहा है, CSS में काम कर रहा है, उसको थोड़ा एडवांस लेवल का काम कर सके। उसी के लिए डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर सास को पढ़ते हैं। और यही रीजन है कि जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ डिमांड करी जाती है कि आपको सास आना चाहिए। ये होगी सास की डेफिनेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फीचर्स ऑफ सास, कि जी सास के ना फीचर्स बता दीजिए कि सास में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि CSS को ये पावरफुल बनाता है। तो देखो, इसमें सबसे पहला फीचर है वेरिएबल। वेरिएबल्स का जनरली यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। सेम सास में भी हम इसीलिए यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज हम करते हैं प्रॉपर्टी को स्टोर करने के लिए। हम सिंगल प्रॉपर्टी भी स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल। ये नॉर्मल CSS से थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल CSS में रूट यूज करते हैं तब हम वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर डॉलर यूज किया जाता है। देखो, अगर आप सास में नए हो, अगर आप सास के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैंने सास के ऊपर ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप सास को अच्छे से पढ़ें मेरी वीडियो से देखकर कि भाई सास क्या है, मैंने उसे प्रैक्टिकली भी करके दिखा रखा है। उसके बाद इस इंटरव्यू के क्वेश्चंस को देखें। अगर आप सास के बारे में नहीं जानते, अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ें। सेकंड नंबर है आपका नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब है कि एक स्टाइल को दूसरे रूल्स के अंदर लिखना। मतलब कि जैसे हम CSS में लिखते हैं ना, UL के अंदर LI, उसका फ्लोट लेफ्ट, तो यहाँ पे सास में नेस्टिंग का थोड़ा सा अलग तरीका है कोड लिखने का। देखो, ऐसे लिखते हैं इसमें UL, फिर UL की प्रॉपर्टी, अब देखो करली ब्रेसिस बंद नहीं किया, फिर LI की प्रॉपर्टी, फिर बाद में बंद किया। तो इसमें नेस्टिंग का मतलब यही होता है कि अगर हमें कोई चाइल्ड एलिमेंट सेलेक्ट करना हो या फिर किसी एक रूल के अंदर दूसरे रूल को लिखना हो, तो वो हम कैसे लिखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नेस्टिंग। थर्ड नंबर फीचर है आपका पार्शियल्स एंड इंपोर्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पार्शियल्स का मतलब है, पार्शियल्स मींस डिवाइड द लार्ज सास कोड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब इसका कहना ये है कि आप एक ही फाइल में अपना पूरा सास का कोड, SCSS का कोड मत लिखो, उसको डिवाइड कर दो। मतलब कि आपने एक फाइल बना लो जिसमें सारे वेरिएबल्स हों, एक फाइल आप बना लो जिसमें सारे फंक्शंस हो, एक फाइल आप बना लो जिसमें हेडर की CSS हो, एक फाइल बना लो फुटर। मतलब इसका कहना है कि आप अपने कोड को ना कैटेगराइज कर दो और उसको टुकड़ों में बांट दो ताकि वो इजी टू मैनेज हो, उसको आसानी से मैनेज किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट है पार्शियल्स का। इंपोर्ट का काम होता है उस फाइल को इंपोर्ट करना। मतलब जहाँ जैसे आपने मल्टीपल फाइल्स बना लिया, उसको यूज करना है एक जगह पे, तो उसके लिए यूज किया जाता है इंपोर्ट। फोर्थ नंबर फीचर है आपका मिक्सिंस।
मिक्सिन्स जो है ना ये फंक्शन के जैसा है। इसका मेन पर्पस ये है कि ग्रुप ऑफ कोड, कोई ग्रुप ऑफ टास्क जो है मेन आपका, उसको रीयूजेबल करना। इसका प्रैक्टिकली मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे लिखते हैं इसका कोड। फिफ्थ नंबर फीचर है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का काम होता है अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के साथ शेयर करना। ये ना कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, उससे मिलता जुलता है। इसका काम है कि अपने कोड को दूसरे क्लास के साथ शेयर करना। सिक्स्थ नंबर है इसमें @कंटेंट डायरेक्टिव्स। इसका क्या यूज है, ये थोड़ा मिक्सिन के साथ यूज होता है क्या कि अगर आपको मिक्सिन्स पे CSS की कोई प्रॉपर्टी भेजनी है तो उसके लिए यूज किया जाता है कंटेंट डायरेक्टिव्स। कैसे भेजते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा। सेवंथ नंबर इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, कि भाई दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है इंटरपोलेशन। कैसे जोड़ते हैं मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, बाकी आपको डिटेल में दिखाऊंगा जब इसके बारे में पढ़ेंगे सही से। देखो ऐसे जोड़ते हैं, नॉर्मली हम प्लस लगा के जोड़ते हैं किसी भी चीज को, लेकिन इसका कहना इंटरपोलेशन का कि आप हैश यूज करो और करली ब्रेसेस में डॉलर लगा के वेरिएबल का नाम लिखो। ये थोड़ा हमारे सिंटेक्स को नीट एंड क्लियर करता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। एट्थ नंबर है हमारा कंडीशंस। होता क्या है CSS में ना कभी कभी कंडीशंस यूज करनी पड़ती है कि भाई बैकग्राउंड कलर अगर ये है तो कलर ये यूज करेंगे, तो इस तरीके की कंडीशंस हम दे सकते हैं CSS में। नाइन्थ नंबर है लूप। लूप का यूज किया जाता है कोई भी चीज रिपीट करने के लिए, रिपीटिशन के लिए। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे सास के जो हमने काफी शॉर्ट में जाना कि भाई क्या है, ऐसे आपको शॉर्ट में बताना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द इन्वेंटर ऑफ सास। कि भैया सास का जो है इन्वेंटर कौन है, किन्होंने इसे डेवलप किया है। सास वाज डेवलप्ड बाय नेटले वेंजमम एंड वाज डिजाइन्ड बाय हैम्पटन कैटलिन। रियल में अगर अभी आप देखोगे नाम जो है ना वो इनका है, हैम्पटन कैटलिन का, जिनको फादर कहा जाता है सास का, जिनको फाउंडर कहा जाता है। तो ये है इनके फाउंडर। फोर्थ नंबर हिस्ट्री ऑफ सास। हालांकि कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में आपसे हिस्ट्री, लेकिन ठीक है एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि भाई सास की हिस्ट्री के बारे में। देखो इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। सास जो है 2006 में क्रिएट किया गया था रूबी का यूज करके, लेकिन ये वर्जन कुछ ज़्यादा चला नहीं। 2019 पहुंचते पहुंचते इसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो मेन वर्जन है जो अभी करंटली यूज किया जा रहा है उसको बोला जाता है डार्ट, डार्ट सास, डार्ट के नाम से। रियल में अभी जो है यही यूज किया जाता है। इस बीच में एक और आया था लिब्ड सास, ये भी डेप्रिकेटेड हो गया था 2020 तक। अब कह सकते हो जो करंट वर्जन है सास का वो है डार्ट। रियल में अभी जो यूज किया जाता है वो डार्ट सास यूज किया जाता है। तो ये आपकी छोटी सी हिस्ट्री है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सास। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा नहीं मैंने, खैर कोई बात नहीं। कि भाई सास यूज करने का बेनिफिट क्या है, क्यों उसे यूज किया जाए प्रोजेक्ट में, क्यों उसे लोग यूज करते हैं। देखो सास को यूज करने का सबसे पहला रीजन है कि वो हमारे कोड को कम करता है, नीट एंड क्लीन करता है, कैटेगराइज करता है हमारे कोड को। इसका पहला पॉइंट यही है। सास फैसिलिटेट्स यू टू राइट क्लीन, इजी एंड लेस CSS इन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। इसका मीनिंग यही है कि सास का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम इसका यूज करके कम से कम CSS को कर सकते हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन लिख सकते हैं जो कि इजी टू मैनेज होता है। सेकेंड भी यही है, इट कंटेन्स फ्यूअर कोड सो यू कैन राइट CSS क्विकर। कि भाई इसके अंदर काफी कम कोड होते हैं जिसका यूज करके आप CSS जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। It is more stable, powerful and elegant because it is an extension of CSS. So it is for designer and developer to work efficiently and quickly. वही बात आ गई कि भैया ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास इतने फीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ये एक्सटेंशन है CSS का, तो ये कहीं ना कहीं
नॉर्मल CSS से ज़्यादा पावरफुल है। इट इज़ कंपैटिबल विद ऑल द वर्जन ऑफ CSS। ये क्या है, सास जो है किसी स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई CSS 3 में काम करेगा, CSS 2 में करेगा। ये क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है कि भैया कोई भी CSS का वर्जन हो सबके साथ चलेगा ये। इसका इट प्रोवाइड्स नेस्टिंग, सो यू कैन नेस्टेड सिंटैक्स। वही बात आ गई नेस्टिंग वाले फीचर्स की कि आप नेस्टिंग का फीचर्स इसका यूज कर सकते हो। तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हो कि हम सास को इसलिए यूज करते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स हैं जो हमारा CSS को पावरफुल बनाते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि उसमें कम कोड लिखना पड़ता है, काफी नीट एंड क्लीन कोड होता है। तो अगर प्रोजेक्ट बड़ा भी है तो हम उसे आसानी से मैनेज कर पाते हैं अपनी CSS को। तो ये इसका मेन रीजन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 6th क्वेश्चन है, मैंने 5th लिखा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज सास इन ए प्रोजेक्ट, कि जी आप सास यूज कैसे करते हो प्रोजेक्ट में। तो देखो इसका आंसर क्या है, वी कैन नॉट यूज सास फाइल डायरेक्टली इन आवर HTML फाइल बिकॉज browser does not read SAS file, so we will write code on SAS file. It will compile our code into normal CSS, then we will link the file. देखो इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि अगर हमें SAS यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में तो SAS जो फाइल है ना, SCSS जो एक्सटेंशन है वो ब्राउजर रीड नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, जब भी SAS का कोड लिखते हैं, SCSS का कोड लिखते हैं, तो ये पहले कंपाइल होती है। कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनती है वो नॉर्मल CSS फाइल बनती है हमारी। हम क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल CSS को लिंक करवा देते हैं अपने HTML फाइल में और उसको यूज करते हैं। इसका कहना ये देखो, सास जब यूज करते हैं ना तो कोड तो हम सास वाली फाइल में लिखते हैं, लेकिन यूज होती है हमारी नॉर्मल CSS। और नॉर्मल CSS कब बनती है, जब हम सास को कंपाइल करते हैं। तो ये तरीका यूज करने का, हमें मतलब सास की फाइल को यूज करने के लिए कंपाइल करना पड़ता है और कंपाइल करने के बाद जो CSS फाइल बनती है उसको हम यूज करते हैं। डायरेक्टली सास यूज नहीं होता प्रोजेक्ट में। कैसे यूज होता है वो आप मेरे ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। 7th नंबर है डिफरेंस बिटवीन सास एंड SCSS, कि भैया सास और SCSS में डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक है कि अलग है, क्या है इसमें। तो देखो इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, जैसे मैं लिखा है देखो, देयर इज अ लिटिल बिट सिंथेटिकल डिफरेंस बिटवीन देम, कि भाई दोनों के नाम बेशक अलग से हों लेकिन दोनों का काम एक ही है और दोनों एक ही चीज़ है। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या है, SCSS का जो कोड लिखा जाता है वो जैसे नॉर्मल CSS हम लिखते हैं वैसे ही लगाते, वैसे यूज करते हैं कि करली ब्रेसेस लगाएंगे, सेमी कोलन लगाएंगे। जबकि सास के कोड में बस थोड़ा सा क्या होता है, सास के कोड में आपको कोई भी करली ब्रेसेस यूज नहीं करना, कोई भी सेमी कोलन यूज नहीं करना होता। इसमें आप कह सकते हो कि ओपनिंग क्लोजिंग होती ही नहीं है, आप सीधा लिखो जो लिखना। देखो इसमें देख रहे हो सिंटेक्स, प्राइमरी कलर ग्रीन, ये देखो बॉडी, कोई करली ब्रेसेस नहीं लिखा, बॉडी कलर प्राइमरी कलर, कोई सेमी कोलन नहीं। तो ये सास का कोड है, सास और SCSS का। जबकि SCSS जो है ना वो ज्यादा फैमिलियर है क्योंकि वो मिलती जुलती है CSS से। सास जो है थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो जनरली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स यूज करते हैं वो SCSS यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में थोड़ा सा, सेमी कोलन और करली ब्रेसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज स्टाइल डॉट मैप डॉट CSS फाइल। होता क्या है, जब हमारी सास फाइल कंपाइल होती है ना तो वो एक स्टाइल डॉट, जो भी आपके फाइल का नाम होता है, एक मैप फाइल क्रिएट करती है। इस CSS मैप फाइल का काम ये होता है कि आपकी सास फाइल और आपकी नॉर्मल CSS फाइल जो कंपाइल होने के बाद क्रिएट होती है, इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो कनेक्टिविटी ये फाइल क्रिएट करती है। CSS मैप फाइल, ये क्या, CSS मैप फाइल जो JSON फॉर्मेट है जिसका काम है आपकी सास फाइल को नॉर्मल CSS फाइल से कनेक्ट करने का। तो ये हो गया आपका स्टाइल डॉट मैप डॉट CSS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आगे वही फीचर्स पे आ गया। एक्सप्लेन व्हेन कैन यू यूज परसेंटेज प्लेस होल्डर। इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ये जो परसेंटेज प्लेस होल्डर है ना, ये आपका सास का एक्सटेंड्स फीचर है
उसके अंदर यूज होता है, लेकिन इसने इनडायरेक्टली पूछ लिया। तो आपसे क्या है, जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, तो कुछ चीजें तो आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाएंगी, व्हाट इज ये, और कुछ चीजें थोड़ा इनडायरेक्टली, मतलब अंदर की चीज पूछ लेंगे, एकदम नहीं पूछेंगे कि ये बताओ। तो ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो देखो कहते हैं, इसको देखते हैं आंसर क्या देना है। इसका आंसर है, टू मेक रीयूजेबल प्रॉपर्टी वी यूज प्लेस होल्डर। हेयर परसेंटेज इज यूज टू क्रिएट प्लेस होल्डर। इट इज यूज्ड विद एक्सटेंस फीचर्स ऑफ सास। कि भाई प्लेस होल्डर, परसेंटेज प्लेस होल्डर का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमें प्रॉपर्टी को रीयूजेबल बनाना हो, और ये यूज किया जाता है एक्सटेंड के साथ। कैसे किया जाता है, मैंने एग्जांपल यहाँ दे रखा है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया परसेंटेज बॉक्स, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिखी विथ हाइट और फ्लोट। अब इसको यूज करना है तो देखो ऐसे यूज करेंगे, एट द रेट एक्सटेंड परसेंटेज बॉक्स, मतलब उस प्लेस होल्डर का नाम। तो इससे क्या होगा, इस वाली लाइन से ये तीनों प्रॉपर्टी उठकर यहाँ पर आ जाएंगी। ये काम होता है प्लेस होल्डर का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मिक्सिन्स, हाउ टू यूज मिक्सिन्स इन सास। कि भैया मिक्सिन्स क्या है और मिक्सिन्स का यूज कैसे करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था डेफिनेशन में, मिक्सिन इज लाइक अ फंक्शन विच मेक्स आवर कोड रीयूजेबल। कि मिक्सिन जो है वो एक फंक्शन के जैसा है। इसका काम ये होता है कि आपके कोड को रीयूजेबल बनाए। कैसे बनाए, देखो कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होता है एट द रेट मिक्सिन, और जो भी आप उसका नाम देना चाहते हो फंक्शनैलिटी का। जैसे यहाँ पे हमने नाम दे दिया MT1, जैसे बूट स्ट्रैप में क्लास होते हैं ना, MT, MB, MY, तो यहाँ पे MT1 बनाया, जिसको मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल। और जो मिक्सिन है वो पैरामीटर्स के साथ भी बना सकते हैं, अगर हमें कोई पैरामीटर्स लेना। जैसे यहाँ पे देखो मिक्सिन बनाया, इसको नाम दे दिया कस्टम मार्जिन, जिसके अंदर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये पैरामीटर्स है। कैसे यूज करते हैं इसे, देखो ये तो क्रिएट हुआ, यूज कैसे करते हैं, देखो यूज ऐसे करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया जो भी क्लास का नाम है, और एट द रेट इंक्लूड मिक्सिन का नाम, जो भी मिक्सिन आप यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कस्टम मार्जिन, और जो जो वैल्यू भेजनी है वो वैल्यू भेज दी। अगर विदाउट आर्गुमेंट वाला मिक्सिन है तो आपको लिखना है एट द रेट इंक्लूड मिक्सिन का नाम। इस तरीके से ना आपसे प्रैक्टिकली भी करवा के देख सकते हो, बोलेंगे जी अच्छा अच्छा ठीक है, आप कोड लिख के दिखा दो मिक्सिन्स का, हमको समझा दो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। थ्योरेटिकली तो पूछेंगे, प्रैक्टिकली भी आपसे करवा के देखा जा सकता है, लिखवा के देखा जा सकता है कोड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मिक्सिन्स। ये दोनों ना काफी सिमिलर से हैं, दोनों का काम भी लगभग सेम ही है, माइनर सा डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है, फंक्शन रिटर्न्स सम वैल्यू whereas mixins does not return any value। कि भाई अगर आप फंक्शन बनाओगे ना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि अभी देखा था हमने मिक्सिन्स जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसके अंदर जो लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखो यही डिफरेंस है, माइनस है, काम दोनों का लगभग सेम है। फंक्शन क्या करता है, इस तरीके से रिटर्न करता है, और जबकि देखो मिक्सिंग कुछ भी रिटर्न नहीं करता। काम लगभग दोनों का सेम ही है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमने ऊपर देखा था वेरिएबल क्या, अब इसमें बात आ गई कि भाई वेरिएबल के टाइप्स बताओ और उसका एग्जाम्पल भी बताओ। तो देखो जनरली हर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल वेरिएबल्स उसे बोला जाता है, जैसे इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड एट द टॉप लेवल ऑफ योर सास फाइल। मतलब ग्लोबल वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जिसको हम किसी भी फंक्शन या कहीं पे भी अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं ग्लोबल। जैसा कि यहाँ इसने लिखा प्राइमरी कलर, ये कलर कोड लिख दिया, तो आप इस वेरिएबल को किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, कहीं पे भी अपनी फाइल में यूज कर सकते हो। वहीं हम बात करें लोकल वेरिएबल की, लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी क्लास और एनी एलिमेंट। देखो कैसे, यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे देखो एक क्लास बनाई कंटेनर, और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया $BS gutter x 1.5 RM। इसमें देखो क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया और फिर उसको यहाँ यूज कर लिया।
तो किसी क्लास या किसी फंक्शन के अंदर अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप दिखा सकते हो कि भाई ऐसा कुछ होता है। देखो, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू यूज नेस्टिंग इन अ सास, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। देखो, ऊपर ऊपर आपसे पूछा गया था नेस्टिंग है क्या। अब ये कह रहा है कि जो आप ना नेस्टिंग के मेरे को एग्जांपल्स बताओ कि यूज कैसे करते हैं सास में उसे। क्योंकि आपसे ना दोनों चीज पूछी जाएगी, कुछ थियोरेटिकल पूछ लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल पूछ लेंगे। तो देखो, नेस्टिंग का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला नेस्टिंग विद डिसेंडेंट सिलेक्टर। अगर डिसेंडेंट सिलेक्टर है तो कैसे लिखेंगे? देखो, इसमें सबसे पहले लिखा पेरेंट, फिर चाइल्ड और फिर सब चाइल्ड। मतलब देखो, सीएसएस में क्या होता है अगर मैं बताऊं, सीएसएस में हम ऐसे लिखते हैं यूएल अंदर एल आई अंदर ए, ऐसे लिखते हैं। जबकि सास में क्या होता है, ऐसे लिख रहे हैं हम यूएल एल आई ए, ऐसे लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका सिंटेक्स में, इसलिए आपसे लिखवा के देखा जा सकता है ये जानने के लिए कि आपको आता भी है कि नहीं आता, कि आप सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ के आए हैं। उसके बाद नेस्टिंग विद ग्रुप सिलेक्टर, कि अगर ग्रुप सिलेक्टर है तो वो कैसे लिखेंगे। देखो, इसमें ऐसे लिखते हैं बॉक्स 1 कॉमा बॉक्स 2, मतलब जो पेरेंट है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एल आई कोमा ए, फिर इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ग्रुप सेलेक्टर लिखा जाता है। उसके बाद है कॉम्बिनेटर्स, कि भाई अगर डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, जो भी कॉम्बिनेटर्स है वो कैसे लिखेंगे। तो वही सेम है जैसे नॉर्मली डिसेंडेंट करा था कि आप पहले पेरेंट कर लो फिर चाइल्ड कर लो सेलेक्ट। तो ये हो गया नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। नेस्टिंग में क्या है ना, आपसे प्रैक्टिकली करवा के इसलिए देखा जाता है ताकि वो देखना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली जानते भी हैं कि सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ के आए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है हाउ टू यूज होवर इफेक्ट इन सास, कि भाई सास में होवर इफेक्ट कैसे यूज करते हैं। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सीएसएस में तो सिंपल हम लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हम यूज करते हैं वी यूज M% टू यूज होवर इफेक्ट। इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, ए जो भी एलिमेंट है वो M% फिर होवर, ऐसे लिखा जाता है इसमें। तो ये क्या सीएसएस थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए ये पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू राइट मीडिया क्वेरी इन सास, कि भाई सास में अगर मेरे को मीडिया क्वेरी लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। ये भी थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, इसलिए पूछा जाता है। इस जनरली होता क्या है, सीएसएस फाइल में जब हम मीडिया क्वेरी लिखते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं @media मैक्सिमम विथ, और सेपरेट लिखते हैं, मतलब अलग लिखते हैं। जबकि सास में ऐसा नहीं होता। सास में देखो कैसा होता है कि आपने कंटेनर बनाया, अब आपको कंटेनर में कुछ सीएसएस चेंज करनी है मीडिया क्वेरी में, तो इसका कहना है आप उसी करली ब्रेसिस में जो कंटेनर की प्रॉपर्टी लिखी ना उसी के जस्ट बाद मीडिया क्वेरी लिखी, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सीएसएस में तो हम क्या करते थे, ये पूरा पूरा अलग लिखते थे कि भाई ये कंटेनर की विथ दे दो, ये दे दो। इसका कहना है कि नहीं, जहां डेस्कटॉप की सीएसएस खत्म हो उसी के बाद आप उसी के अंदर ही लिख दो। तो ये तरीका है इसमें मीडिया क्वेरी लिखने का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल मी द रेलिवेंट एग्जांपल ऑफ लूप। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जी ठीक है, आपने बोला कि लूप का यूज किया जाता है रिपीट करने के लिए, तो आप कोई मेरे को एक सुटेबल एग्जांपल दे सकते हो कि जो वेबसाइट में यूज किया हो आपने, या फिर कैसे यूज करेंगे, कोई सुटेबल एग्जांपल जो सूट करता हो वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, बूटस्ट्रैप 4 हो या बूटस्ट्रैप 5, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है सास का, क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 और 5 ना ये बना है सास के ऊपर। इसके अंदर जो कुछ लिखा गया है, जो भी सीएसएस लिखी गई है वो सास पर लिखी गई है। तो उसी में से आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा है इसमें बूटस्ट्रैप 4 और 5 यूजेस लूप टू रिपीट कलर एंड मार्जिन क्लासेस। जैसा बूटस्ट्रैप में देखते हैं ना कि टेक्स्ट प्राइमरी, बीजी प्राइमरी, बीजी सेकेंडरी, बीजी डेंजर, तो ये सब कलर होते हैं। देखो, बैकग्राउंड के लिए भी वही कलर है, टेक्स्ट के लिए तो टेक्स्ट लगा देते हैं, बटन के लिए होता है तो बटन बीटीएन लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बार बार लिखी गई होगी प्रॉपर्टी, नहीं। देखो कैसे काम होता है, सारे कलर्स पहले मेंशन कर दिए, उसके बाद क्या करा, लूप चला दिया, और देखो टेक्स्ट में ये कलर्स जोड़ दिए, टेक्स्ट प्राइमरी, बीजी प्राइमरी, ऐसे बटन भी जोड़ देते हैं। तो देख रहे हो कितना सा कोड लिखा है, और ये क्या करेगा, नंबर ऑफ क्लासेस जनरेट कर देगा सबके लिए अलग अलग, टेक्स्ट के लिए अलग कर देगा, बीजी के लिए अलग कर देगा, बीटीएन के लिए अलग कर देगा। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि भाई बूटस्ट्रैप जो है कलर्स और मार्जिन की क्लासेस के लिए लूप का यूज करता है।
ये देखो ये लूप में स्पेसिंग का एग्जांपल है यहाँ पे कि भाई इसने लूप चलाया 1 से लेके 10 तक, और ये क्या करेगा मार्जिन 1 मार्जिन 2 इस तरीके से मार्जिन 10 तक बना देगा, जबकि बूट स्ट्रैप में तो खैर 4 तक है। ये मैंने अपनी तरफ से लिख रखा है एक एग्जाम्पल। तो बूट स्ट्रैप 4 और 5 का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि भाई कलर और मार्जिन की जो क्लासेस हैं वो लूप का यूज करके बनी हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन यू टेल मी द रेलिवेंट एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन? कीजिए आप मुझे कोई सुटेबल एग्जाम्पल बताओ कंडीशन का कि कैसे यूज करेंगे सास में या कहाँ यूज करना चाहिए। तो इसमें भी वही सेम बूट स्ट्रैप 4 और 5 का एग्जाम्पल दे सकते हो। बूट स्ट्रैप 4 और बूट स्ट्रैप 5 यूजेस कंडीशंस टू यूज कलर प्रॉपर्टी विद बैकग्राउंड। मतलब देखो आप बूट स्ट्रैप जब यूज करते हो, आप उसमें अगर कोई डार्क कलर यूज कर रहे हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे डेंजर हो, कोई भी डार्क कलर, तो उसमें फॉन्ट का कलर जो है वाइट आता है। और अगर वही लाइट कलर यूज कर रहे हो ग्रे कलर, तो उसका फॉन्ट का कलर क्या होता है ब्लैक आता है। तो भाई वो कैसे होता है, उसके लिए अलग अलग थोड़ी लिखा, उसके लिए क्या है जो लूप चल रहा था ऊपर उसी लूप पे कंडीशन लगा देंगे कि जहां पे भी क्लास प्राइमरी है उसका कलर कर दो व्हाइट। मैंने कंडीशन लगा रखी है जहां भी क्लास प्राइमरी हो, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर और डार्क, अगर ये क्लास मिल रही है तो कलर कर दो व्हाइट, अदरवाइज कलर कर दो ब्लैक। तो यही लूप के अंदर कंडीशन लगा देंगे। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्शियल्स एंड इंपोर्ट्स इन सास। ये हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन आप इसका एग्जांपल बता सकते हो, लिख के दिखा सकते हो। पार्शियल्स का देखो मेन काम क्या था, मेन काम है कि अपनी CSS को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर दो, ये काम है मेन पार्शियल्स का। इंपोर्ट का काम है कि जो अपनी फाइल डिवाइड करी उसको कैसे यूज करेंगे, तो हम इंपोर्ट करवाते हैं इस तरीके से @import और हमारी फाइल का नाम जो भी हमने फाइल बनाई। ये हो गया आपका पार्शियल्स एंड इंपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोलेशन। जैसा हमने ऊपर भी देखा था, इंटरपोलेशन का काम होता है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन। काफी ज्यादा यूज होता है, जैसे अभी मार्जिन की क्लास जनरेट करने के लिए, कलर की क्लास जनरेट करने के लिए हम यूज कर रहे थे ना, टेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट के साथ जोड़ रहे थे, बीजी के साथ जोड़ रहे थे। तो ऐसे ये कह रहा है कि पहले अगर जो नॉर्मली है प्लस के साथ हम जोड़ते थे, लेकिन इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मार्जिन हाइफन प्लस। अब ये माइनस प्लस समझ ही नहीं आता बिगिनर्स को, ये क्या लिख दिया। तो कोड को थोड़ा इजी करने के लिए इंटरपोलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका कहना है कि आपको हैश लिखना है, करली ब्रेसिस में वेरिएबल का नाम लिखना है, ताकि ये हमारे सिंटेक्स को, हमारे कोड को ना थोड़ा इजी बना दे, लिखने का तरीका थोड़ा इजी कर दे। तो ये काम हो गया आपका इंटरपोलेशन का, कि दो चीजों को जोड़ना थोड़ा इजी हो गया इंटरपोलेशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज @कंटेंट डायरेक्टिव। देखो हमने ऊपर समझा कंटेंट डायरेक्टिव क्या, लेकिन इसमें एग्जांपल दिखा रखा है मैंने ताकि आपको समझ में आ सके। दिस इज यूज्ड टू पास स्टाइल प्रॉपर्टी इनटू मिक्सिंग, कि अगर आपको मिक्सिंग्स पे पूरी की पूरी CSS की प्रॉपर्टी भेजनी है तो उसके लिए यूज करते हैं @कंटेंट डायरेक्टिव। कैसे भेजते हैं देखो करके दिखा रखा है मैंने। एक मिक्सिंग बनाया BD रेडियस, बॉर्डर रेडियस, जिसमें कुछ वैल्यू है, और फिर उसके बाद इसने लिख दिया @कंटेंट। ये क्या करेगा देखो कैसे कर रहे हैं, इंक्लूड कराया हमने मिक्सिंग को, हमने 5 वैल्यू दे दी कि भाई ठीक है बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर दो। उसी के बाद देखो यहाँ लिखा मैंने बॉर्डर स्टाइल डैश, कि उसका जो स्टाइल है ना वो डैश होना चाहिए। मतलब जो मिक्सिंग आपने यूज किया उसके जितनी भी प्रॉपर्टी आप लिखोगे ना वो यहाँ आ जाएंगे उठ के @कंटेंट में। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, मिक्सिंग से ना इनडायरेक्टली CSS की प्रॉपर्टी को भी भेज रहे हो। तो ये काम हो गया @कंटेंट डायरेक्टिव का। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चंस थे सास के, जो पूछे जाते हैं जनरली इंटरव्यू में। बाकी अगर आप सास पढ़ोगे मेरी वीडियो में देख सकते हो, बहुत ही कम टॉपिक से ज़्यादा नहीं है, उन टॉपिक्स को समझ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा, इससे आउट ऑफ कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारे सास और SCSS के इंटरव्यू की वीडियो कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने जो जो मेन पॉइंट तो सारे कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो,
तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।